हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं नीतीश कुमार, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो भी वैकेंसी आने वाली बिहार दरोगा की, उसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, जी जान लगा के। तो हम बात करते हैं, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके थे। आज तीसरा चैप्टर है, इसमें है भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या-क्या चीजें आती हैं। ओवरऑल हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे इसमें, इस टॉपिक में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर धीरे-धीरे एक-एक करके हम उसका पूरा डिटेल से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का भौतिक स्वरूप, ये टॉपिक है हमारा। ये बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में अगर इस टॉपिक को अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत हद तक हम भारत के भूगोल के बारे में काफी चीजें जान जाएंगे और अधिकांश क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसे इसमें हम लोग जो टॉपिक लिखेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं कि भारत का जो है, भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप जो टॉपिक है, इसको हम कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो लिख सकते हैं कि भारत यानी कि भारत का जो भौतिक विभाजन है उसको हम 6 प्रकार से देखेंगे। कहीं कहीं ये 5 प्रकार भी होता है, लेकिन हम लोग 6 प्रकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। हम देखेंगे 5 प्रकार कहाँ पे क्या है और 6 प्रकार भी क्या है, दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यानी कि भारत को 6 प्रकार के भौतिक विभाजन करके हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से पहला होगा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। यानी कि पहला जो विभाजन है वो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। अगर हम भारत का मानचित्र देखेंगे, भारत का मानचित्र अगर देखते हैं हम लोग, तो ये जो उत्तर के ओर जो भी पर्वत क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्वी में जो भी हिमालय का विस्तार है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के बीच में जो यहाँ विशाल मैदान है, जो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, उसके बारे में उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा अगर बात करते हैं तो जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात के क्षेत्र में मरुस्थल है। तो भारत का मरुस्थल। चौथा टॉपिक की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत चलाएगा, लगभग त्रिभुजाकार फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत। पांचवा अगर बात करते हैं तो तटीय प्रदेश का, ये सब तटीय प्रदेश है। तो लिख सकते हैं भारत का तटीय प्रदेश, इसके बारे में। अगर छठा का बात करते हैं तो यहाँ पे लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान निकोबार है, कि द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह के बारे में, यानी कि इन 6 के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्या है? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, यानी कि हिमालय का विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो फैला हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा हिमालय है। और हिमालय का देखेंगे उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, कब हुआ है निर्माण,
कहाँ कहाँ से इसका विस्तार है, कौन कौन हिमालय के अंदर कौन कौन सा श्रेणी आता है, कौन कौन सा चोटी आता है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत का मरुस्थल, जो भी मरुस्थल है इसका विस्तार कहाँ है। उसके बाद देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार बोल सकते हैं या प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार लिख सकते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार बोल सकते हैं इसको, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तटीय भाग जो है, भारत का तटीय भाग है, इसके बारे में, तटीय प्रदेश के बारे में, तटीय भाग के बारे में देखेंगे। उसके बाद द्वीप समूह के बारे में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर मानचित्र का बात करें तो देखिए, अगर हम ऊपर की 3D यानी कि ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरह का नजारा दिखता है, थोड़ा सा देखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि 2 या 2 से अधिक पर्वत जहां पे मिलते हैं ना, वहां पे एक गांठ बनता है। अगर 2 पर्वत, जैसे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलता है तो नीलगिरी का जो गांठ बनता है, उसी तरह अगर 2 पर्वत या तीसरा पर्वत, यानी कि 2 या 2 से अधिक पर्वत जब एक जगह मिलता है तो वो गांठ का निर्माण करता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक तरीके से गांठ बना हुआ है। गांठ इसलिए बना हुआ है कि यहाँ से बहुत सारा पर्वत आके यहाँ पे मिलता है। कौन कौन सा पर्वत मिलता है? ये भारत का पीओके वाला क्षेत्र है, उसके बाद इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये इंडिया है, इधर चाइना है। यानी कि चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में फैला हुआ ये जगह है जिसको बोलते हैं पामीर गांठ। पामीर घाट या पामीर का पठार भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, यानी कि विश्व की छत बोलते हैं। पामीर के पठार को क्या बोलते हैं? विश्व की छत बोलते हैं। तो यहाँ से कौन कौन सा पर्वत निकलता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चीन की तरफ एक पर्वत निकला हुआ है, इसको बोलते हैं तिएनशियन पर्वत। तिएनशियन पर्वत। एक और पर्वत निकला हुआ है चीन की तरफ, इसको बोलते हैं कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत। उसके बाद इधर अफगानिस्तान के साइड में निकला हुआ एक पर्वत, इसको बोलते हैं हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत। इसका जिक्र इतिहास में आता है, जब सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया था तो हिंदू कुश पर्वत को पार करके आया था। तो अफगानिस्तान में अगर बात करें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है ये हिंदू कुश पर्वत। और इसी से निकला हुआ यहाँ से पर्वत है। पाकिस्तान में अगर बात करें तो सुलेमान पर्वत, सुलेमान, और दूसरा है किरथर। किरथर। अगर इंडिया की तरफ बात करें, भारत में बात करें तो यहाँ से निकलता है काराकोरम। काराकोरम जो ट्रांस हिमालय का भाग है, तो लिख सकते हैं काराकोरम। काराकोरम। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा पर्वतों का यहाँ मिलन बिंदु है, यानी कि बहुत सारा पर्वत आके यहाँ पे मिलते हैं, तो ये एक तरह से गांठ का निर्माण करता है। ये गांठ मतलब थोड़ा सा ऊपर से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा प्लेन दिखता है, प्लेट्यू की तरह दिखता है, यानी कि इसीलिए इसको बोलते हैं पठार बोलते हैं। देखिए, पर्वत और पठार में अंतर ये है कि ऊंचाई दोनों का होता है। ऊंचाई से मतलब ही नहीं है, मतलब है उसके शिखर से। अगर शिखर उसका इस तरह का है, नुकीला है, तो पर्वत हो गया है। अगर किसी का शिखर टेबल की तरह है,
प्लेन है तो वो पठार का भाग होता है, पठार कहलाता है वो। तो आप ऊंचाई से डिपेंड नहीं करता है, उसका ऊपर वाले भाग जो होता है अगर नुकीला है तो पर्वत, अगर चोटी की तरह है तो पर्वत कहलाएगा, अगर प्लेन है प्लेट्यू की तरह है, अगर समतल है तो पठार में आएगा वो, ठीक है। तो इसको पामीर का गांठ बोलते हैं, इसको पामीर का पठार बोलते हैं। इस पामीर के पठार को क्या बोलते हैं? विश्व की छत। अगर लिख सकते हैं, पामीर के पठार को क्या बोलते हैं? विश्व की छत बोलते हैं, यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं पामीर के पठार को। यहाँ से कौन कौन सा पर्वत निकलता है? तिएनजिन पर्वत जो चाइना जो चीन की तरफ जाता है, चीन में फैला हुआ, पूरी तरह से चीन में फैला हुआ है। और कुनलुन पर्वत ये भी चीन में फैला हुआ है। अब भारत की तरफ आता है, काराकोरम रेंज आता है, और अफगानिस्तान की तरफ हिंदू कुश पर्वत आता है, और पाकिस्तान में है सुलेमान और तीर्थल पर्वत। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग हिमालय, काराकोरम, ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। काराकोरम ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा पर्वत श्रृंखला आता है? जैसे काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जस्कर आता है, कैलाश रेंज आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कुनलुन पर्वत, तिएनजिन कुनलुन पर्वत और ये ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है ये। इसके बीच में जो यहाँ प्लेट्यू है उसको बोलते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये तिब्बत का पठार है, वो पहाड़ों से घिरा हुआ पठार है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी कि अंतर पर्वतीय पठार बोलते हैं इसको। अंतर पर्वतीय पठार बोलते हैं तिब्बत के पठार को, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, बीच में है ये। और ये सबसे सर्वाधिक ऊंचा, विश्व की सबसे ऊंचा पठार अगर बोलेंगे तो तिब्बत का पठार है। इस तिब्बत को पठार को बोलते हैं विश्व की का सबसे ऊंचा पठार। अगर इसका औसत ऊंचाई का बात करें, तो 5200 मीटर की ऊंचाई पे है। देखिए तिब्बत का पठार किसके किसके बीच फैला हुआ है? तो ट्रांस हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच में ये तिब्बत का पठार फैला हुआ है, जो विश्व की सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, जिसका औसत ऊंचाई कितना है? 5200 मीटर। ये तिब्बत का पठार हो गया। यही तिब्बत का पठार जो है वो कुछ एरिया लद्दाख में पड़ता है। तिब्बत का पठार कुछ एरिया लद्दाख में पड़ता है, जिसको लद्दाख का पठार कहते हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। लद्दाख का पठार जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तो लिख सकते हैं आप अलग से पॉइंट कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? तो लद्दाख का पठार। तो एक चीज ओवरव्यू आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये ओवरव्यू था कि आखिर ऊपर से अगर देखने पे यहाँ पे किस टाइप से दिखता है चीजें, किस तरह से दिखे। अगर हम लोग 3D मैप में देखेंगे, मोबाइल पे अगर इंटरनेट पर सर्च करके देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहाड़े नजर आता है, ठीक है। तो हम बता दें कि किस किस तरह का पहाड़ है। जैसे हिंदू कुश अफगानिस्तान में हो गया, पाकिस्तान में सुलेमान तीर्थल हो गया, यहीं से सब निकलता है। पामीर के गांठ में आके सब लोग मिलता है, सारा पर्वत आके मिलता है, इसीलिए यहाँ पे गांठ का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे। नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके जहाँ मिलता है उसको नीलगिरी का गांठ बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं हिमालय के बारे में। हम लोग का मेन टॉपिक है आज हिमालय के बारे में। तो इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं हिमालय के बारे में। देखिए हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका निर्माण, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका विस्तार, यानी कहां से कहां तक फैला हुआ है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसके अंतर्गत आने वाली कौन कौन सा श्रेणी है उसके बारे में, उस पर कौन कौन सा चोटी है, उस पर इसकी पूरी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर पढ़ने की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे हम लोग, यानी हिमालय को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे।
पहला होगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। जैसे जैसे उत्पत्ति हुआ, पहले किस हिमालय का उत्पत्ति हुआ, उसके बाद किसका निर्माण हुआ, उसके बाद किसका निर्माण हुआ, उसके आधार पर पढ़ेंगे। यानी कि निर्माण के आधार पर उत्पत्ति, या लिख सकते हैं निर्माण के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। दूसरा है कि हम लोग प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रादेशिक विभाजन के आधार पर, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा श्रृंखला शामिल है। उसके बाद इसको अगर पढ़ेंगे हम लोग तो दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला किसके निर्माण के आधार पर, पहले किस हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद किसका किसका हुआ, उस तरीके से। दूसरा है जब हम इसके आधार पर पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हिमालय के निर्माण से संबंधित दो थ्योरी है, इसको हमको लगता है कि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पहला आता है कोबर। हम दो वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे जो अलग अलग थॉट दिया है अपना अपना। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर वैज्ञानिक का नाम है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये दो सिद्धांत हैं। पहला है हिमालय का निर्माण से रिलेटेड, इससे संबंधित दो थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है और इसको सर्वाधिक सही माना जाता है कि हाँ इसी के द्वारा निर्माण हुआ हिमालय का। पहला है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, दूसरा है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी कि इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में हम देखते हैं। इससे पिछले वाला जो हम वीडियो बनाया था उसमें हम लोग बताया था कि भारतीय प्रायद्वीप यानी भारतीय भूखंड का निर्माण कैसे हुआ है। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था। हम बताए थे पिछले क्लास में, पिछला टॉपिक में हम बताए थे कि भारतीय प्रायद्वीप का जो भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। जब पंजाब का विभाजन हुआ था तो दो भाग में बटा था, एक उत्तरी भाग दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था, उत्तरी भाग अंगारा लैंड था, है ना। तो इसलिए तो हम बात करते हैं कि जब गोंडवाना लैंड से भारतीय प्रायद्वीप जब अलग हुआ और उसका खिसकाव उसका गति उत्तर पूर्व की ओर हुआ और वो जाके जो उत्तर वाला पार्ट है उससे जब टकराया, यानी कि उत्तर वाला क्या है अंगारा लैंड से जब टकराया तब जाके हिमालय का निर्माण हुआ। इसको अगर समझने के लिए हम अगर यहाँ पे बनाते हैं इसे, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका गति उत्तर पूर्व की ओर हुआ और ये जाके यहाँ से यहाँ पे टकराया। तो हम बता दें कि जब दो अलग हुआ था तो यहाँ टेथिस सागर था, यानी कि यहाँ पे टेथिस सागर पहले से मौजूद था। बहुत सारा नदी यहाँ पे आके इसमें जल विसर्जित करती थी, जिससे इसमें गाद यानी कि अपक्षेप इसमें जमा हुआ था। और जब इधर से भारतीय प्रायद्वीप जाकर इसमें टकराया तो यहाँ पे पर्वतों का बलन की क्रिया हुआ। जैसे हम लोग किसी एक पेज को लेते हैं और जब हम इसको, जैसे ये पेज है, जब हम इसको ऐसे दोनों की तरफ से फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा ऊपर की ओर उठेगा, मुड़ेगा।
इसीलिए इसको बोलते हैं बलित हुआ। बलित पर्वत का उदाहरण मानते हैं इसको। जब इसमें तेथिस सागर में क्या हुआ, बलन की क्रिया हुआ। जब प्रायद्वीपीय भारत जाके अंगारा लैंड में से टकराया तो यहाँ पे बलन की क्रिया हुआ। किसमें? तेथिस सागर में। तेथिस सागर जो था उसमें जो अपक्षेप था, जो जमाव था, उसमें क्या हुआ, अपर्दन हुआ। इसमें फोर्स लगा तो क्या हुआ, ऊपर उठना शुरू हुआ। इसी से हिमालय का निर्माण हुआ। यानी कि आप लोग समझे, जैसे प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जब उत्तर पूर्व की ओर खिसका और जाके अंगारा लाइन से जब टकराया तो उसमें भूषण जो भी तेथिस सागर में जो अवसाद जमा हुआ था उसमें क्या हुआ, बलन की क्रिया हुआ। बलन की क्रिया से हिमालय या जो भी यहाँ पे आसपास में जो भी पर्वत है उसका निर्माण शुरू हुआ। तो अब देखते हैं इसका खिसकाव किधर है, उत्तर पूर्व की ओर। कुछ चीज को ध्यान रखेगा आप लोग, जब हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि जब उत्तर पूर्व की ओर खिसका तो गति हो रहा है उत्तर पूर्व की ओर, यानी ऑब्वियस है कि इधर ज्यादा फोर्स लगेगा। इधर उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, सीधे नहीं जा रहा है। सीधे जाता तो बराबर फोर्स लगता, लेकिन बराबर फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है। यहाँ उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, यानी कि इधर पूर्व की ओर ज्यादा फोर्स लग रहा है और पश्चिम की ओर कम फोर्स लग रहा है। इसलिए जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फोर्स किधर लग रहा है ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे जो विस्तार में और हाइट में अंतर चलेगा पता। अगर इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो क्या होगा, इधर दबाव ज्यादा पड़ेगा। दबाव ज्यादा पड़ेगा तो पर्वत का विस्तार कम होगा। विस्तार कम होगा तो उसका ऊंचाई बढ़ेगा। इधर फोर्स लगेगा, उधर क्या होगा, जैसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, विस्तार कम होगा और ऊंचाई बढ़ेगा। और इधर फोर्स कम लग रहा है, इधर विस्तार क्या होगा, ज्यादा होगा, ऊंचाई क्या होगा, कम होगा। इसलिए जब हिमालय पढ़ेंगे तो अधिकांश ऊंची 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 चोटी जो है वो पूरब के साइड में मिलेगा। जैसे एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, जितने भी ऊंची ऊंची चोटी है सब पूर्व भाग में दिखेगा। अब पश्चिम में हिमालय का विस्तार ज्यादा दिखेगा। अब पूरब में विस्तार हिमालय का कम है लेकिन चोटी सर्वाधिक ऊंची ऊंची मिलती है। इसीलिए हम लोग बोले कि जब ये इसका जो गति हुआ था ये उत्तर पूर्व की हुआ, यानी कि पूरब के साइड में ज्यादा फोर्स लगा और पश्चिम की ओर कम फोर्स लगा। इसलिए इधर हिमालय का विस्तार कम है, ऊंचाई ज्यादा है। सिंपल सी बात है, जिधर फोर्स लगाएंगे उधर क्या होगा, विस्तार घटेगा और ऊंचाई बढ़ेगा। इधर कम फोर्स लगा यानी कि विस्तार ज्यादा चौड़ा है, हिमालय बहुत चौड़ा में पाया जाता है और ऊंचाई कम पाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका विस्तार, हिमालय का विस्तार का अगर बात करें तो यहाँ नंगा पर्वत है, यहाँ से लेके नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक फैला हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं हिमालय के बारे में। अगर हम बात करें तो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, एक चीज लिख सकते हैं कि हिमालय का निर्माण कब हुआ, किस कालखंड के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, निर्माण के आधार पर पढ़ रहे हैं। हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं वो निर्माण के आधार पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, ट्रांस हिमालय का। यानी कि हिमालय का निर्माण पे अगर बात करें तो सीनेजोइक महाकल्प में हम लोग बताते हैं 5 महाकल्प था, जिसमें एक सीनेजोइक महाकल्प था। और युग का बात करें तो टर्सरी युग में हुआ था। टर्शियरी युग में हिमालय का निर्माण हुआ। लिख सकते हैं निर्माण, यानी कि हिमालय का निर्माण सीनेजोइक महाकल्प में हुआ और टर्सरी युग में हुआ। और सबसे पहले निर्माण का बात करें तो ट्रांस हिमालय का हुआ है। ट्रांस हिमालय का, तो हम लोग सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बृहद हिमालय, इसी को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय,
इसे कहते हैं ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे सालों भर बर्फ से ढका रहता है ये। बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, महाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय बोल सकते हैं, हिमालय। उसके बाद आता है मध्य हिमालय, मध्य या लघु या निम्न हिमालय। उसके बाद आता है बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय या इसी को नाम देते हैं शिवालिक, शिवालिक। तो इसमें 4 रेंज आता है, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, फिर बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय, फिर मध्य हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय। सब एक ही नाम है और सबको याद करना है, सबके बारे में सब नाम याद करना है। कभी कभी मध्य हिमालय बोल देगा, कभी कभी निम्न हिमालय बोल देगा, कंफ्यूज नहीं करना है। बृहद हिमालय सबसे महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय, क्योंकि सालों भर बर्फ से ढका था इसलिए हिमाद्री इसका नाम दिया गया है। उसके बाद बाह्य हिमालय या उसी बोलते हैं शिवालिक हिमालय। इस चारों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा रेंज आता है, किसकी क्या विशेषता है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत आता है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। जो भी पॉइंट आप लोग को लगे जैसे सिनेरियो महाकल्प में हुआ है, ये सब चीजें आप नोट कर लीजिएगा और पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शुरू से हम बता रहे हैं। इससे पिछले वाला जो चैप्टर था उसमें बहुत अच्छा से बताए थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं अभी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय इसके अंतर्गत कौन कौन सा पर्वत श्रृंखला आता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश रेंज। यानी कि इसमें अगर सीरियली वाइज नॉर्थ से साउथ का अगर बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में आता है, पहला आता है काराकोरम, दूसरा आता है लद्दाख, तीसरा आता है जस्कर, उसके बाद कैलाश आता है जो चीन में फैला हुआ था। इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नाम इसी में आता है। ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है क्या, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज यानी कि मेनली जो भारत में जिसका विस्तार है उसका है काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है। ठीक है, तो सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं काराकोरम के बारे में। अगर यहाँ पे मैप आप लोग जरूर रखिएगा। चलिए देखिए काराकोरम के बारे में हम लोग देखेंगे कि काराकोरम में क्या क्या चीजें हैं, कहां से कहां है इसका विस्तार। जैसे कि आप लोग पता है काराकोरम ये रेंज है, ये श्रृंखला है काराकोरम। इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे जो भी फिलहाल पीओके में है वो K2 है, इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। अगर कैलाश रेंज का अगर ट्रांस हिमालय का बात करें तो ट्रांस हिमालय में गॉडविन ऑस्टिन है, इसका सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। अगर ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ जानकारी अगर तो ये ट्रांस हिमालय क्या है, वनस्पति इस पे नहीं पाया था कोई, क्योंकि सालों भर ये बर्फ से ढका रहता है, इस पर कोई वनस्पति का अभाव है, वनस्पति का अभाव पाया जाता है, किसी प्रकार कोई वनस्पति नहीं पाया जाता है। इसके बाद कुछ पॉइंट जो है उसके ट्रांस हिमालय के बारे में वो हम लोग नोट करेंगे। जैसे हम बताए थे कि काराकोरम
कहाँ से, यहाँ पे क्या है, पामीर का गांठ है, इसका विस्तार काराकोरम यानी ट्रांस हिमालय का विस्तार माना जाता है पामीर के गांठ से लेकर ये कैलाश रेंज तक। कैलाश इसका विस्तार यानी कि ट्रांस हिमालय का विस्तार पामीर घाट से लेके, पामीर के पठार से लेके कैलाश रेंज तक, कैलाश रेंज तक पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा आता है, काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जस्कर आता है, कैलाश श्रेणी आता है। ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये चार गो, मुख्यतः चार गो श्रेणी आता है। उसके बाद देखते हैं कि जैसे ट्रांस हिमालय में क्या हम बोले थे, वनस्पति का अभाव पाया जाता है, इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, बता चुके थे। इसमें कौन कौन आता है, आप सीधे ढंग से नॉर्थ टू साउथ लिख सकते हैं अच्छे से। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया है। उसके बाद हम लोग ध्यान से देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि इसका सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी यानी ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, इसकी ऊंचाई। इसके बारे में लिख सकते हैं कि यह K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो आप लिख सकते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली तो एवरेस्ट हो जाएगा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है यानी गॉडविन ऑस्टिन। K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। इसकी कितना है, 8611 मीटर है, यानी कि बहुत अच्छा पॉइंट है ये। पहला पॉइंट ये यानी कि ट्रांस हिमालय में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। दूसरा है कि इसका विस्तार पामीर के गांठ, पामीर पठार से लेके कैलाश रेंज तक है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय में पड़ता है, काराकोरम में पड़ता है कौन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर। अब विश्व को बोलेगा तो दूसरा सबसे ऊंची चोटी हो गया, पहला यहाँ पे है एवरेस्ट है, पहला हो जाएगा, दूसरा गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, ये हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट होगा ट्रांस हिमालय के बारे में भी हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये ट्रांस हिमालय में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो ट्रांस हिमालय में कुछ कुछ ग्लेशियर पाया जाता है। कौन कौन सा ग्लेशियर है उसका नाम लिख सकते हैं, प्रमुख ग्लेशियर। प्रमुख ग्लेशियर है सियाचिन, ग्लेशियर, बाल्टेरो, डियाफो, हिस्पर, सब ग्लेशियर है। ये सब प्रमुख ग्लेशियर है। अभी हम कुछ दिन पहले बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, बाल्टेरो ग्लेशियर कहाँ पड़ता है। ट्रांस हिमालय दिया हुआ था, ग्रेटर हिमालय ऑप्शन में दिया हुआ था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ट्रांस हिमालय में पड़ता है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम रेंज में पड़ता है। ये सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है ये सब। लेकिन ट्रांस हिमालय में कौन कौन श्रेणी आता है, काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जस्कर आता है, कैलाश श्रेणी आता है, अलग अलग श्रेणी आता है, यानी कि 4 श्रेणी मिलके ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। ये ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वो बृहद हिमालय जो है उससे पहले हुआ है। सबसे पहले अगर निर्माण का बात करें तो ट्रांस हिमालय का हुआ है, उसके बाद बृहद हिमालय का हुआ है, उसके बाद मध्य हिमालय का, फिर शिवालिक का हुआ है। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो निर्माण के आधार पर पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे जिसका निर्माण पहले हुआ है उसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालय
हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है, यानी कि हिमालय से पहले इसका निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय का, इसलिए हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख 4 श्रेणी आता है, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और कैलाश श्रेणी आता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में देख रहे थे, 2-3 पॉइंट लिख चुके थे, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रमुख ग्लेशियर। तो काराकोरम रेंज में ये सब जितना भी आता है सब काराकोरम रेंज में आता है। काराकोरम अगर बात करें तो यहाँ पे गढ़वी नस्लें हैं, यहाँ पे सियाचिन हो गया है, यहाँ पे बाल्टेरो, बियाफो, हिस्पर और बहुत सारी है, लेकिन मेन जो है वो आप याद कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिटाते हैं अब इसको। काराकोरम के बारे में एक चीज और कहा गया है कि उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़ यानी कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया, किसको बोलते हैं? काराकोरम को बोलते हैं। काराकोरम को बोलते हैं उच्च एशिया की रीढ़ बोलते हैं काराकोरम को। इस काराकोरम को बोलते हैं उच्च एशिया की रीढ़। तो आप लिख सकते हैं काराकोरम के बारे में कि उच्च एशिया की रीढ़ काराकोरम कहा था, यानी कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया। एक चीज और है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली राकापोसी ट्रांस हिमालय में ही पाया जाता है। राकापोसी ये क्या है? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ठीक है, राकापोसी। यानी कि काराकोरम को क्या बोलते हैं? उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। और राकापोसी एक चोटी है जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। उसके बाद देखते हैं ट्रांस हिमालय के बाद आता है बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। यानी कि ऐसे बोलते हैं कि बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय किससे अलग होता है, जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ITCZ। ITSZ बोल सकते हैं, सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। यानी कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय किससे अलग होता है? तो इंडो सांगपो सचर जोन, यानी कि बाउंड्री का नाम है ये, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ट्रांस हिमालय तथा ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन से होता है। ये पॉइंट लिख सकते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब सिंधु नदी जब निकलती है और ये भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में जब मुड़ती है तो लद्दाख श्रेणी को काटती है, यानी कि यहाँ पे अक्ष संघीय मोड़ लेती है, मतलब 90 डिग्री पे यहाँ पे काटती है, अचानक मुड़ती है यहाँ पे, तो लद्दाख श्रेणी को काटती है, यहाँ पे सबसे गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है। तो वो आप लिख सकते हैं
कि जब सिंधु नदी जब लद्दाख श्रेणी को काटती है तो बुंजी नामक स्थान पे सबसे गहरी गोर्ज का निर्माण करती है। यहाँ पे बुंजी बुंजी गोर्ज भी बोलते हैं। बुंजी नामक स्थान पे है, इसलिए उसका गोर्ज का नाम है बुंजी गोर्ज बोलते हैं। जो सबसे अधिक गहराई वाली गोर्ज है, जो लगभग इसका गहराई है 5200 मीटर। तो आप इसको लिख सकते हैं कि सिंधु नदी द्वारा विश्व की सबसे गहरी गोर्ज का निर्माण, विश्व की सबसे गहरी गोर्ज बुंजी गोर्ज इसका नाम है। इसका गहराई लगभग 5200 मीटर है का निर्माण होता है। यहाँ पे एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि ये जो सिंधु नदी जो बहती है वो लद्दाख और जस्कर के बीच से बहती है और यहाँ पे कट करती है तो बुंजी नामक गोर्ज का निर्माण होता है, जिसकी गहराई कितना है 5200 मीटर। ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख और जस्कर के बीच से होकर बहती है और बहते हुए यहाँ पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो लद्दाख श्रेणी को काटती है, बुंजी नामक स्थान पे सबसे अधिक गहराई वाली बुंजी गोर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग। तो ये सब चीजें जो हम लिखाए थे, बहुत सारा पॉइंट था कि इसकी सबसे यानी ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण सबसे पहले हुआ था हिमालय के पहले हुआ था ट्रांस हिमालय का निर्माण। यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं निर्माण के आधार पर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। उसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश रेंज आता है। उसमें हम लोग देखे थे कि ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी जो K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम रेंज में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। उसके बाद लद्दाख आता है, जस्कर आता है, फिर कैलाश आता है। उसके बाद देखे थे इसका विस्तार पामीर घाट से लेकर कैलाश रेंज तक हुआ है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे कि सब सिंधु नदी जो गोर्ज का निर्माण करती है वो बुंजी गोर्ज का जो सबसे अधिक गहराई वाली गोर्ज है। और ये ट्रांस हिमालय जो है इस पे वनस्पति का अभाव पाया जाता है। तो ये सब पॉइंट था ट्रांस हिमालय के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय के बारे में और उसके बारे में सारा जानकारी लोग बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।